Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is #question and I am your personal auxiliary Vinay Panikar. जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था 12th स्टैंडर्ड के OCN सब्जेक्ट में कि वी हैव कंप्लीटेड हेनरी फेयल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म होने के बाद में वी हैव जस्ट कम ऑन टू द स्टार्टिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर का वो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. मैंने ये सोचा था कि पहले मैं आपको हेनरी फेयल के प्रिंसिपल्स बता दूंगा जो कि मैंने आपको वीडियो में दे दिया ऑलरेडी. अब इसके साथ में मैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट टॉपिक से बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल मालूम रहेगा तो आपको नेचर, फीचर एंड प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, टेक्स्ट बुक में जो कि अब तक आपको आई नहीं होगी, मेरे ख्याल से मिली नहीं होगी, पर टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. और एग्जाम में अगर आपको पूछा गया कि फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो बिना आपको सोचे डायरेक्टली यही आंसर लिखने का, क्योंकि आपको वर्ड ट्विस्ट करके दे सकते हो. नेचर के बदले उन्होंने बोल सकते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं. Okay, now coming on to the answer right now, we have 7 points over here. With that, I'll also ask you guys कि अगर आपने मेरा हेनरी फेयल का प्रिंसिपल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, फिर आपको ये आंसर जो है वो सबसे इजी लगेगा. ओके, नाउ इफ यू हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो, चलो देखते हैं ये आंसर में क्या बोला गया है. नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके के हैं. ओके, वो कहां पे अप्लाई किए जा सकते हैं, उसको अप्लाई करने से क्या फायदा होगा. ओके, अगर वो अप्लाई करेंगे तो किसको मतलब बेनिफिट किस तरीके से होगा, तो वो सब बताया गया आपको ये वाले पर्टिकुलर आंसर में. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन. मतलब क्या, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये. क्यों एक्सेप्टेड है ये? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो हर जगह होता है, ना कि अपन उसको देखते हैं सिर्फ बिजनेस में ही, बट ऑल्सो स्कूल में भी मैनेजमेंट चलता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी मैनेजमेंट चलता है. हर छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक का मैनेजमेंट चलता है, भले से वो छोटा कोई डॉक्टर का डिस्पेंसरी हो या बड़ा से बड़ा कोई हॉस्पिटल हो, हर जगह मैनेजमेंट होना कंपलसरी है. ओके, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स. ओके, आपको समझ में आ गया रहेगा मेरे ख्याल से इसके छोटे बहुत डेफिनेशन से. अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो तीनों लेवल पे काम करते हैं. अब मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं. पहला होता है टॉप लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होता है लोअर लेवल. टॉप लेवल पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, मिडिल लेवल पे जस्ट उसके नीचे वाले लोग रहते हैं और लोअर लेवल पे छोटे बहुत एम्प्लॉयज रहते हैं. समझ में आया? तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन इस तरीके से वर्क ऑन करता है. देखते कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है. टेक्स्ट बुक में लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. मतलब वो सारे पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया जा सकता है. दिस मीन्स दैट दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective of the size and nature. मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, आप वो इजीली अप्लाई कर सकते हो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, the result may vary and application may be modified but they are suitable for all kind of organization. रिजल्ट जो है आपका अलग अलग आ सकता है. और इसी तरीके से एप्लीकेशंस जो है, मतलब क्या, आप सोच सकते हो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा खर्चा हो सकता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कम खर्चा होगा. क्यों? क्योंकि वो बड़ा है और ये छोटा है, तो रिजल्ट्स जो है दोनों के क्या होंगे, अलग अलग आएंगे. ओके, सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और सारे लेवल पे ये एप्लीकेबल है, भले से वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो. ओके, वी हैव सेकेंड पॉइंट राइट नाउ, जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो जनरल गाइडलाइंस यहाँ पे बताते हैं. नाउ व्हाट आर जनरल गाइडलाइंस? जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ, समझ लो आपने हेनरी फेयल का अगर वीडियो देखा रहेगा तो उसमें बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. मतलब क्या, अब कौन सा काम किसको बांटना है, वो कौन करके देगा आपको काम, वो डिपेंड करता है कि किसने उस काम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पॉलिश करके रख चुका है. जैसे कि आप समझ लो आप एक स्टूडेंट हो. ओके, आपको पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, बट मैंने आपको बोला कि कुछ और काम करो जो आपको नहीं आता है, तो शायद से आप वो काम नहीं कर पाओगे, है ना. तो वैसे ही समझ लो कि एक अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट को मैंने बोला है कि तो एक काम कर, तू ना ऑपरेटर को बैठ जाओ और लोगों को बैठ के ना सामान को बेच.
तो वो तो सेल्स का काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अकाउंटेंट में अपने आप को स्पेसिफाई करके रखा है, पॉलिश करके रखा है। तो जनरल गाइडलाइंस बताती है कि किस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है। चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या है। Management principle provide general guidelines in tackling the organization situation wisely as well as in solving the problems। मतलब क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको बताता है कि किस तरीके से आपको अपने सिचुएशंस को हैंडल करने का है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क बताएगा किस इंसान को कौन सा काम देने का है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बताएगा कि कौन से ऑर्डर के हिसाब से काम किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन बताएगा कौन से इंसान को कितनी पगार देनी चाहिए, क्या उसने इतना अच्छा किया कि उसके बेसिस पे उसको ज्यादा पगार मिलनी चाहिए, या क्या उसने उतना बुरा किया कि उसकी पगार कट के आनी चाहिए। तो कौन बताएगा? ये आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया दे आर रिजिड मतलब क्या? वो एकदम सॉलिड है। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको डायरेक्ट एक पाथवे बता देगी कि आपको किस तरीके से चीजों को समझना है। Well, the management principle have to be applied depend upon the situation and size and nature of the organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. जैसे कि समझ लो कि यहाँ पर बोला गया है एक एग्जाम्पल में fair remuneration। fair remuneration मतलब क्या? एकदम हक का पैसा मिलना चाहिए एम्प्लॉय जो काम कर रहा है। अभी यहाँ पर होता है कि डिपेंड करता है ना कि fair remuneration कौन से बेसिस पे दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप को भी देख के अपन सोच सकते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉय को आउट ऑफ कंट्री के टूर में भी भेज सकती है। यस और नो। अगर कोई छोटी कंपनी है वो एक एक्स्ट्रा एक छोटा सा पैकेज दे सकती है कि आप गोवा जाके आओ या कोई और जगह और कोई कंट्री के अंदर ही कोई जगह पे घूम के आ जाओ। यस और नो। तो रेम्युनरेशन देने के टाइम पे यहाँ पर ये होता है कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन है उस बेसिस पे सामने वाले को रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। बहुत बड़ी कंपनी है, समझ लो अंबानी की कंपनी, और वहां पर आपने बहुत अच्छा काम किया, देने का टाइम आया तो अंबानी आपको सिर्फ क्या दे रहा है? आपने आपकी पगार के अलावा आपको बोल रहा है कि सिर्फ जाके ना गोवा का टूर करके आ जाओ। तो वो सबसे चीप हो जाएगा। यस और नो। क्यों चीप हो जाएगा? क्योंकि अंबानी जैसा एक बहुत बड़ा एम्पायर है, आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो यूरोप का आपको टूर दे या आपको दुबई टूर दे। यस और नो। तो रेम्युनरेशन उस बेसिस पे होना चाहिए। नंबर थर्ड जो है वो है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये होता है कि बहुत रिसर्च करने के बाद में, बहुत स्टडी करने के बाद में, बहुत एप्लीकेशंस को गो थ्रू करने के बाद में ये प्रिंसिपल्स जो हेनरी फेयोल के हैं, जो FW टेलर के हैं, ये सब बने हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रात में कोई सपना आया रहेगा दूसरे दिन उन्होंने फटाक से लिख दिए रहेंगे उस चीज को। नहीं, बहुत बार इफेक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी करने के बाद में, बहुत स्टडी करने के बाद में उन्होंने ये एप्लीकेशंस जो है, प्रिंसिपल्स जो है, उसको अप्लाई करने के बारे में और बताया है। ओके, चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या है। प्रिंसिपल, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विद थरो रिसर्च वर्क। मतलब बहुत रिसर्च करने के बाद में मैनेजमेंट प्रिंसिपल बने हुए हैं। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत तरीके से चीजों को समझना पड़ता है उसको डेवलप करने के पहले, प्रिंसिपल को डेवलप करने के पहले। द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल एंड इज प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो उन लोग खुद ही वो प्रिंसिपल बना के अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करेगा। अगर वो वेल इफेक्टिव रहा तो ही जाके वो एप्लीकेबल होगा पूरे यूनिवर्स में। ओके, द नेक्स्ट इज वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये हर जगह पे इट इज इफेक्टिव टू बी वर्किंग ऑन। तो यहाँ पर बोला गया मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन दैट दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब क्या फ्लेक्सिबल है? मतलब हर सिचुएशन को देखकर अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सिचुएशन में मुझे उसको फ्लेक्सिबल चेंज करना है, कोई चीज जो बराबर नहीं चल रही मुझे उसको चेंज करने का, तो अपन फटाक से उसमें क्या कर सकते हैं? चेंजेस ला सकते हैं। तो मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसको अपन क्या कर सकते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन के मेथड में वी कैन मॉडिफाई इट। द नेक्स्ट वी हैव इज द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस सिचुएशन जो है वो क्या होता है? बार बार चेंज होते रहते हैं। Management principle can be adjusted or modified and can be used in the organization according to the need. Management principles जो है वो अपने हिसाब से मैनेजर क्या कर सकता है? उसको चेंज और मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि बिजनेस एटमॉस्फेयर जो है वो VUCA वर्ल्ड में चलता है। VUCA मतलब क्या? वॉलेटिलिटी, अनएम्बिगुअस, सर्टेनिटी एंड A stands for ambiguity। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो चीजें हैं ना अपने हिसाब से चलती है। मतलब बिजनेस जो है रातों रात पलट सकता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को भी बहुत दिमाग से अपना काम लगाकर चीजों को बदलना
चाहिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है प्रिंसिपल्स के अंदर। The next we have behavioral in nature. Now what is behavioral in nature? It depends on how the principle is applied on the management staff. देखते हैं पॉइंट क्या है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क के हिसाब से ही मैनेजमेंट किया जा सकता है। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो अगर टीम बहुत इफेक्टिवली काम करेगी, अगर एक मैनेजर जो है वो अच्छा एक लीडर रहेगा तो अच्छे तरीके से अपने काम को करवा के ले सकता है। पर अगर वही लीडर अगर ढीला पड़ जाता है तो वहां पर काम अच्छे से हो पाएगा नहीं। फिर आगे बोला गया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन्ड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स। These principles control a group of person and direct them to achieve the objectives. मैनेजमेंट प्रिंसिपल बने ही क्यों है कि वो इंसान को संभाल सके, इंसान को अपने मन मुताबिक काम करवा सके। यस और नो, अगर मन मुताबिक काम होगा तभी तो जाके जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव सोच के रखा है बिजनेस ने, वो अचीव कर पाएगा बिजनेस। समझ में आया यहाँ तक का? मूविंग फर्दर हेड वी हैव पॉइंट नंबर 6 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको काम अच्छा करके दिया तो आप मुझे उसका रिवॉर्ड दोगे। यस और नो, तो इसका मतलब कॉज क्या है, मैंने आपको अच्छा काम करके दिया, उसका इफेक्ट क्या रहेगा कि मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। यस और नो, कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो ही तो आपको अच्छा परसेंटेज आ पाएगा। यस और नो, तो उसी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस्ट फॉर आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। ये सब क्या है, मतलब बेस है। They determine the cause or reason for particular effect. For example, payment of good wages and incentives helps in increasing the output of the workers or making effective advertisement, increasing the sale of the product. Yes. तो यहाँ पर बोला गया है कि एक जो प्रिंसिपल्स जो बनते हैं मैनेजमेंट के, वो क्या एक बेस है। अगर मतलब वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं रहेंगे तो आराम से और इफेक्टिवली मैनेजमेंट अच्छे से चल पाएगा नहीं। उसी तरीके से आप एक एग्जांपल देते हुए बोला गया है कि अगर अच्छा एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, तो उसको अच्छा रिवॉर्ड देंगे तो आगे भी अच्छा ही काम करेगा और एक असेट साबित होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसी तरीके से अगर अच्छा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो इसमें क्या होगा कि कंपनी का सेल्स अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको याद रहेगा कि एक बहुत ही बेहतरीन एडवर्टाइज था फॉग का। तो यहाँ पर नर्स जब हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा रहता है तो उसको पूछती कि क्या, डॉक्टर पूछता है ना उसको कि क्या चल रहा है, तो बोलता है फॉग चल रहा है। या तो आपको वो भी उसका याद रहेगा कि एक बॉर्डर पे सोल्जर खड़ा रहता है, सोल्जर को सामने वाला पाकिस्तानी इंसान बोलता है इंडिया में क्या चल रहा है, तो सोल्जर बोलता है इंडिया में फॉग चल रहा है। तो फॉग चल रहा है वाला एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा हो गया था कि जो कंपनी का जो सेल्स है वो ट्वाइस नहीं, थ्राइस नहीं, क्वाड्रपल टाइम उसका इंक्रीमेंट हो गया था सेल्स में। तो इस तरीके से अगर एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव रहेगा तो क्या होगा, कंपनी को अल्टीमेट प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, द लास्ट पॉइंट वी हैव इज ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं रहेगा तो काम किसको देना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नहीं रहेगा तो समझ लो आप ऑर्डर ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या अच्छा से वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यस और नो, समझ लो उसी तरीके से अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ही नहीं है, यूनिटी मतलब क्या, एस्प्रिट डी कॉर्प्स ही नहीं है, तो मतलब अगर लोग साथ में मिलकर काम ही नहीं कर रहे तो क्या लोग एक फाइनली ऑब्जेक्टिव पे पहुंच पाएंगे, क्या एक गोल लोग हासिल कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि जो प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के वो बहुत इफेक्टिव है और सारे ही प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। दीज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट द बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्रीडिफाइंड गोल। मतलब क्या, इन लोग को सबको साथ में आपको प्रैक्टिस करने का, वन आफ्टर दी अदर, अगर आपको आपके गोल को हासिल करना है तो। If any specific principle is focused more and other are not followed with the same focus, then it affects the working of the organization। मतलब कोई एक प्रिंसिपल को आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड या प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी देख रहे नहीं हो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर देख रहे नहीं हो, तो क्या उस तरीके से आपका काम अच्छा हो पाएगा क्या? या प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन नहीं देख रहे हो आप, समझ लो आप मतलब सामने वाले से काम करा के ले रहे हो पर जितना अच्छा वो काम करके दे रहा है उसको उसके बेसिस पे पगार नहीं दे रहे हो। क्या वो इंसान को काम करने में मजा आएगा? क्या वो एम्प्लॉय को काम करने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यस और नो? तो सारे ही प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बताता है।
The nature of the principle of management is not absolute like pure science, that is chemistry, mathematics, etc. With some modification according to requirement, organization need to apply the principle of management. मतलब क्या ये एकदम directly pure form में नहीं है principle, but you have to apply the principle of management. All the principle has to be equally applied to get the achievement of the targeted goal. या तो आपको desired goal को achieve करना है तो आपको सारे principle को work on करना पड़ेगा. अब यहाँ पर ये आंसर को आपको इजीली याद करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्मार्ट कोड बना के दिया है. स्मार्ट कोड ऐसा है कि आपको सारे लेटर्स के सारे पॉइंट्स के इनिशियल्स देखना है. यहाँ पर U है, यहाँ पे G है, यहाँ पे F है, F है, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे A. तो अब यहाँ पे सीधे आपको किधर पे स्मार्ट कोड दिख रहा है, यहाँ पर U कैप GF. U कैप GF आपको इजीली यहाँ पर अगर समझ में आ गया रहेगा तो आपका ये आंसर जो है आप इजीली समझ सकते हैं. आई होप आपको ये आंसर जो है इजीली समझ में आया रहेगा. Moving on to the further question, we have significance of principle of management. Significance आए या importance आए, आपको यही आंसर लिखने का जो मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ. अब मैनेजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से इफेक्टिवली वर्क करते हैं वो हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है. पहला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स. यहाँ पे दो वर्ड आपको याद करने का है, यूजफुल टू मैनेजर्स. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है सारे के सारे प्रिंसिपल हेनरी फेयोल के भी और एफडब्ल्यू टेलर के भी, ये दोनों भी प्रिंसिपल्स जिन लोग के हैं, जिन दो जन के हैं, वो किस तरीके से मैनेजर को हेल्प करते हैं एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट अचीव करने के लिए. कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, उसको सॉल्व कैसे करे. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ये सब डिसीजंस लेने के लिए. चलिए देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है. टेक्स्ट बुक में बोला गया है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद में ही मैनेजर को मालूम पड़ेगा कि क्या बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम को किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए सॉल्यूशन उसका निकालना चाहिए. It further helps the manager to find out the solution to the problem and handle the situation. वो आगे और हेल्प करता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से एक पर्टिकुलर लेवल पे आके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालना चाहिए. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल. The use of this principle is helping manager about the manner in which he should act in different situations. This type of timely guidance reduces the wastage of resource and the goals can be achieved in appropriate manner. तो इस तरीके से क्या होता है कि एक मैनेजर जो है वो इजीली अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और उसको मालूम पड़ता है कि कौन से टाइम पे कौन से प्रिंसिपल को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम में है तो कौन सी चीज को अगर अपन किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, किस तरीके से उसका मॉडिफिकेशन होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को हेल्प करते हैं. ओके, मूविंग फर्दर हेड वी हैव सेकंड पॉइंट हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अभी अगर सारी चीज बराबर से ऑर्डर में है, सबको काम बराबर बांट दिया गया है, सबको अपना मालूम है कि कितना काम कितने टाइम पे होगा, किस तरीके से कितने सामान के साथ में होगा, तो क्या होगा यहाँ पर आप इजीली हर चीज का नोट डाउन करके रख सकते हो. आपको मालूम पड़ेगा कितने किस तरीके से चीजों को बेस्ट ऑप्टिमम यूज कैसे करवा सके चीजों का. मतलब कोई भी चीज का पूरा निचोड़ के वसूलना कैसा होगा तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा काहे के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए. ओके, देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया. टेक्स्ट बुक में सबसे पहले तो आपको ये बोला गया है कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड, दैट इज फिजिकल रिसोर्सेज. फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, मटेरियल, मनी और मशीन्स. ओके, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, दैट इज मैन. तो इस चारों एम को याद रखना आपको, मटेरियल, मनी और ये तीसरा वाला क्या है, मशीन. तो ये 3 एम है जो है फिजिकल और ये है मैन वो जो है ह्यूमन रिसोर्स. इस चारों रिसोर्स को किस तरीके से हेल्प यूटिलाइज करने का है ये कौन बताता है आपको, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताते हैं. मूविंग फर्दर हेड वी हैव द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक proper balance between these resources by putting them to the optimum use and control the wastage of the resources. अब यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरीके से हमको चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डालना है, अच्छे जगह पे अलोकेट करना है कि अपना जो बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस का हो सके. उसके बाद में
The use of this principle is helping manager about the manner in which he should act in different situations. This type of timely guidance reduces the wastage of resources and the goals can be achieved in appropriate manner. इससे होगा कि एकदम एकदम मैनरिज्म के हिसाब से मैनेजर जो है ना एक पर्टिकुलर रिसोर्स को पर्टिकुलर जगह पे डालेगा, जिससे इजीली वो चीज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी होगा और इजी तरीके से जो गोल प्लान करके रखा है मैनेजर ने अपने पर्टिकुलर लेवल पे वो उसको अचीव कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इफेक्टिव रहेगा, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। Okay, moving further ahead, we have point number 3 called scientific decision. Scientific decision मतलब क्या, एकदम नेचुरल डिसीजन लेना चाहिए मैनेजर को अपने मैनेजमेंट डिसीजंस बनाने के टाइम पर। तो ये मैनेजमेंट डिसीजंस बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए मैनेजर हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रख के डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर वो बोल रहा है, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजन मीन सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। प्रिंसिपल्स train the manager to handle critical situation tactfully, otherwise the managers have to work always with trial and error method. अब साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, वरना हर टाइम क्या होगा कि मैनेजर गलती करेगा, गलती से सुधारेगा, गलती करेगा, गलती से सुधारेगा, गलती से करेगा, गलती से सुधारेगा। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड चलते रहेगा। ओके, पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड आने की नौबत देता नहीं, वो डायरेक्टली आपको उसको सॉल्व कैसे करने का उसके बेसिस पे उसके पॉइंट पे आके वो आपको बताएगा। One can get an idea about how to analyze the situation to search alternative option and the result. और एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए कोई भी मैनेजर को अपने आप इजीली ऑल्टरनेटिव्स निकालने आ जाएंगे, और ऑल्टरनेटिव से क्या होगा कि आपको एक प्रॉब्लम का डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस में जाहिर सी बात है कि जितने भी पॉइंट्स रहेंगे ना वो आपको ये बताएगा कि मैनेजर अगर कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम में पड़ता है तो किस तरीके से वो प्रॉब्लम से बाहर आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हुए। आई होप आपको स्टार्टिंग के 3 पॉइंट समझ में आएंगे। मूविंग फर्दर हेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी की तरफ एक बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अचीव करना चाहिए बिजनेस को। लाइक कस्टमर को सेटिस्फाई करना, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स देके, सप्लायर को अच्छे तरीके से एक कम्युनिकेशन बना के रखना। वैसे इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय सबके साथ में अपना एक अच्छा एक पॉजिटिव इमेज बना के रखना, एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज बना के रखना, ये एक बिजनेस का क्या रहता है, एक लुक आउट रहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स। नाउ अभी हर जगह मैनेजमेंट जो है सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लेकर ही नहीं चलता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हमको कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना ही सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के पास भी लगते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हैं कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो देखते हैं पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है। मैनेजमेंट principles are based on every aspect of the organization, not only internally but also externally. They are not developed only from the point of view of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility of the organization. ये इसके लिए नहीं डेवलप किए गए कि सिर्फ इंटरनली काम करने के लिए यूज किए जाए, बट एक्सटर्नली भी आपको सोसाइटी की तरफ भी ध्यान देकर आपको मैनेजमेंट के गोल को बनाना पड़ेगा। ओके, then we have, so that they can focus on providing quality products at reasonable prices, avoid artificial monopolistic competition, for fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard टूल एंड मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब क्या, आपको कस्टमर को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए। मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है कि सारे लोग एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ओके, बट कोई भी तरीके से आपको अपने अंदर एक अनफेयर मेथड नहीं यूज करने का, आपको फेयर मेथड यूज करने का। मतलब सामने वाले कस्टमर को चीट करके आप अपने तरफ बुला रहे हो और उसको इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, वो बेस्ट चीज नहीं होगी। तो अनफेयर आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके आगे उसने बोला है फेयर कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। मतलब क्या कि सारे सप्लायर्स जो है, सारे जो दुकानदार है, उन लोग सब लोग बराबर से वही प्रोडक्ट को बराबर क्वांटिटी में, बराबर क्वालिटी में देना चाहिए। ना किसी का ज्यादा होना चाहिए, ना किसी का कम होना चाहिए। फेयर कंपटीशन रहना चाहिए मार्केट के अंदर।
social responsibility of the organization so that they can focus change in environment, healthy working place and standard tool and machinery। मतलब क्या, वर्किंग प्लेस जो है एम्प्लॉयज का अच्छा रहना चाहिए। समझ लो कि एम्प्लॉयज जो है अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो थोड़ी कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएगा, थोड़ी बिजनेस मैनेजमेंट जो है अपने प्रॉफिट के गोल की तरफ पहुंच पाएगा। अब बेसिकली समझो ना, मैं इधर पे काम कर रहा हूँ एम्प्लॉय बन के, मैं आपके फर्म में काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर का पंखे का स्क्रू ढिल्ला है, वो हिल रहा है, तो मुझे काम करने में वो रहेगा क्या, 100% वो रहेगा, मेरा फोकस नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगेगा ये पंखा कब मेरे सर पे गिर जाऊंगा, मैं कब मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा, डर लगेगा, ये सो नो। तो वर्किंग प्लेस अच्छा रहना चाहिए। विद दैट we should also have standard tool and machinery, मतलब टूल एंड मशीनरी बहुत अच्छी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाना पकड़ है वो एकदम पुराने क्वालिटी का, या तो कोई मशीन है जिसका ना कहाँ से तो वायर कटा हुआ है और मुझे कभी भी को शॉक लग के मैं मर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी भी होना चाहिए नहीं। मशीनरी जो भी रहना चाहिए वो एकदम अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए। Moving further ahead, we have a point called encourage research and development। अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं काय के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। गॉन आर द डेज की नोकिया के इतने छोटे छोटे फोन चलते थे, अभी कोई भी वो टच पैड वाले फोन को यूज ही नहीं करता है, वो की पैड वाले फोन को यूज ही नहीं करता है। अभी सारे सब लोगों के पास में एक एंड्रॉइड फोन है, जैसे कि मेरे पास है और आपके पास भी शायद से होगा, इसके लिए आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो राइट नाउ। ओके, तो विद दैट ऑल्सो मेक श्योर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये होता है कि हमेशा आपके प्रोडक्ट को बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है। ओके, देन यहाँ पे पॉइंट बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक which means keeps on changing, the nature goes on changing along with the changes in the business world. Over the years, they have developed to suit the current need. It enables the manager to bring out consistent improvement in them. हमेशा मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर हमेशा जो रहता है वो उसको प्रोएक्टिव डिसीजन लेना चाहिए। प्रोएक्टिव मतलब क्या, अगर ऐसा हुआ तो ये करने का, वो ऐसा हुआ तो वो करने का, एक माइंडसेट उसका एकदम मजबूत रहना चाहिए। If needed, management can modify the principle according to the situation that the management is having liberty to take decision of their own. Thus, training helps in developing scientific approach towards research and development and growth and development of organization. For example, research and development department always work on finding out new techniques in the field of production, finance, marketing and human resources etc. तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से क्या होता है मालूम है क्या, कि आपका जो काम है वो भी कम किया जा सकता है और जितना आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। मतलब जो आप काम करवा के ले रहे हो सामने वाले से, उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे करवा के लो, या तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई रहेगी तो एक समझ लो 4 एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, ओके, चारों के चारों एम्प्लॉयज को आपको पगार देनी पड़ रही है। बट अभी मार्केट में एक नवी टेक्नोलॉजी आई है, उससे क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि ये जो 2 एम्प्लॉय है ना, उन लोगों का काम है ना बाकी के 2 एम्प्लॉय करके ले लेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उनका काम क्या है, छीन लिया। यस और नो? तो यहाँ पर हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मार्केट एक बिजनेस फॉर्म को करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। विद दैट हमेशा एक ट्रेंडिंग चीजें आती रहेगी आपके बिजनेस फॉर्म के अंदर। Okay, with that moving further ahead, we have a point called helps to coordinate and control. Now, what do you mean by this point? Management principles are the guidelines for better coordination and control. It is very challenging to create coordination and cooperation among different employees working in the different departments. अभी यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने के लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए। आपको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मुझे अगर मेरे बॉस से बात करने का तो पहले मैं मेरे मैनेजर को बोलूंगा, पहले मैं मेरे सुपरवाइजर को बोलूंगा, सुपरवाइजर मेरे मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर फंक्शनल मैनेजर को बोलेगा, फंक्शनल मैनेजर डायरेक्टर को बोलेगा, डायरेक्टर बॉस को बोलेगा। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत है। मैं डायरेक्टली छोटे लेवल का एम्प्लॉय, समझ लो मैं रिलायंस की कंपनी में काम कर रहा हूँ, कल को मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं सीधे जाके अंबानी को नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्टली जाके इसको बोलूंगा, मैं मेरे सुपरवाइजर को बोलूंगा, सुपरवाइजर मेरे मैनेजर को बोलेगा, फिर इस तरीके से लिंक ऊपर जाते जाते डिसीजंस के अपन एंड पे पहुंच सकते हैं। यस और नो? देन वी हैव it builds confidence in the mind of the manager. Managers can add, I'm so sorry, it is difficult task for manager to keep control on the performance of employees. Management principle offers suitable system while establishing coordination and control. अब हर एक को देखना, अभी समझ लो कि रतन टाटा का बिजनेस है, टाटा तो हर एम्प्लॉयज को जाकर तो देखेगा नहीं ना कौन कैसा काम कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है।
तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इजीली क्या करता है, यहाँ पर काम को किस में बांटना है, कौन काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बताता है कि कौन काम किस तरीके से किससे करवा कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनेजर का जो काम है या बॉस का जो एक काम है डिसीजंस को ड्राफ्ट करना और उसको गो थ्रू करना, वो इजी हो जाता है किसके जरिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जरिए। ओके, देन वी हैव फाइनल पॉइंट कॉल्ड डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. एक easily इंसान एक क्या कर सकता है, अपना objective approach बना सकता है। What do you mean by objective approach? Managers can identify the business opportunities, root cause of the problems in correct manner and can provide appropriate solution on it. It builds confidence in the mind of managers. मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैनेजर क्या कर सकता है, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्टिव पे आ सकता है, मतलब एक डिसेंट्रलाइज करके चीजों को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मैनेजर का कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, रेज अप हो जाएगा और अच्छा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेस का और एक अच्छा इफेक्टिव गोल को अचीव कर पाया, तो इससे क्या होगा, मैनेजर की वाहवाही हो जाएगी और उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया रहेगा। अब यहाँ पर जो आपको 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट का मैंने ना इनिशियल अल्फाबेट लेकर मैंने यहाँ पर स्मार्ट कोड बनाया है। स्मार्ट कोड है HP ड्यूस। ओके, HP यहाँ पे P जो है वो P स्क्वायर है, मतलब P यहाँ पे दो चीज के लिए है मेरे ख्याल से, प्रोवाइड के लिए यहाँ पर है एंड नहीं ऐसे कुछ नहीं है, HP ड्यूस। ओके, तो यहाँ पर स्मार्ट कोड है HP ड्यूस।